हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बायो का अगला टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है डिसीज एंड वैक्सीन्स, प्रमुख रोग और उनसे संबंधित वैक्सीन। तो अच्छे से इस टॉपिक को हम आज के इस सेशन में कवर करने वाले हैं। लगभग 25 प्लस इंपॉर्टेंट ऐसी मैंने डिसीज निकाली है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड उनसे रिलेटेड एग्जाम में हमको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। 2-3 चीज़ें आपको समझना है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले। एक तो हम कोई भी डिसीज़ के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, उसके बाद में उसके सिम्टम्स डिस्कस करेंगे, हाउ इट स्प्रेड्स मतलब वो कैसे फैलती है बीमारी, एंड वैक्सीन डेवलपमेंट के बारे में हम बात करेंगे। तो इस तरीके से हम सिस्टमेटिक तरीके से एक एक डिसीज़ को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को शुरू करते हैं। लास्ट में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लगाएंगे कि इस टॉपिक से कैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहे हैं। तो पहली डिसीज़ लेते हैं जो कि है लेप्रोसी। लेप्रोसी, इसे हिंदी में बोला जाता है कुष्ठ रोग। देखिए फ्रेंड्स, इसे हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम के बैक्टीरिया के कारण फैलता है। अगर हम इस बीमारी के सिम्टम को डिस्कस करें तो इस बीमारी के दौरान त्वचा पर हल्के रंग के या फिर लाल धब्बे हमको देखने को मिलते हैं। हाथ पैर में कमजोरी और लकवा मतलब पैरालिसिस हमको देखने को मिल जाता है। त्वचा में गांठें या फिर सूजन देखने को मिलती है। बात करते हैं कि बीमारी कैसे फैलती है, तो लंबे समय तक इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आने से बीमारी फैलती है। संक्रमित व्यक्ति की छींक या फिर कफ या फिर सलाइवा लार के जरिए ये बीमारी फैलती है। कौन सी? लेप्रोसी बीमारी। बात करते हैं इसके वैक्सीन डेवलपमेंट के बारे में, तो माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी नाम की एक वैक्सीन है जो इस बीमारी के लिए बनाई गई है। इसे भारत के डॉक्टर गुरु प्रसाद मेनन और उनकी टीम ने विकसित किया है। ये वैक्सीन 2016 में भारत में लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया पहली बीमारी को जो कि है लेप्रोसी। ध्यान रखिएगा, इस बीमारी से संबंधित जो वैक्सीन है उसका नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी मतलब MIP वैक्सीन। ठीक है, नेक्स्ट डिसीज हम लेते हैं, ये है ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, क्षय रोग जिसे बोला जाता है। टीबी की बात करें तो फ्रेंड्स, ये एक संक्रामक रोग है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया के कारण फैलता है। इसे यक्ष्मा या फिर काक रोग भी कहा जाता है। किसे? टीबी को। बात करते हैं कि बीमारी कैसे फैलती है, तो टीबी संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने और बोलने से निकलने वाली ड्रॉपलेट्स के जरिए बीमारी फैलती है। जब कोई स्वस्थ व्यक्ति इन ड्रॉपलेट्स बूंदों को सांस के जरिए अपने फेफड़ों में ले जाता है तो वह इस बीमारी से संक्रमित हो सकता है। तो इस तरीके से टीबी बीमारी जो है वो फैलती है। बात करते हैं कि अगर किसे टीबी हो जाता है तो उसमें किस तरीके के सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं, लक्षण देखने को मिलते हैं। तो लंबे समय तक हल्की खांसी हमको देखने को मिलती है, कफ देखने को मिलता है, म्यूकस का बढ़ना हमको नजर आता है, बलगम का बढ़ना, म्यूकस में खून आना इसका लक्षण होता है, कमजोरी और वजन कम होना, रात को पसीना आना और बुखार आना, ये हमको देखने को मिलता है टीबी के दौरान। बात करते हैं टीबी की वैक्सीन की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। कौन सी वैक्सीन है? BCG वैक्सीन। इसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेट ग्वेरिन। तो यह वैक्सीन है BCG वैक्सीन, टीबी से संबंधित। इस वैक्सीन को डॉक्टर अल्बर्ट कैलमेट और डॉक्टर कैमिली ग्वेरिन ने विकसित किया था। तो उन्हीं के नाम पर इस वैक्सीन का नाम रखा गया। ये टीबी के संक्रमण को रोकने में उपयोगी है और इसे माइकोबैक्टीरियम बोविस नाम के एक रोगाणु से विकसित किया गया है। ध्यान रखिएगा, टीबी की वैक्सीन का नाम क्या है? BCG वैक्सीन, और इसका फुल फॉर्म बैसिलस कैलमेट ग्वेरिन है। तो ये हमने टीबी बीमारी को अच्छे से डिस्कस किया, कैसे फैलती है, इसके सिम्टम्स क्या हैं एंड इसकी वैक्सीन कौन सी है, ये हमने अच्छे से समझा है। आगे बढ़ते हैं, अगली बीमारी की तरफ चलते हैं। ये है टाइफाइड। तो टाइफाइड की बात करें, जिसे आंत का बुखार भी कहा जाता है, मतलब एंटेरिक फीवर। ये एक बैक्टीरियल संक्रमण होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि सैल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया के कारण फैलता है। इसे मोतीझरा या फिर मियादी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं कि हाउ इट स्प्रेड्स, कैसे फैलता है, तो गंदे पानी और गंदे खाने के जरिए ये फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के मल मूत्र से ये फैल सकता है। जब भोजन और पानी मक्खियों के संपर्क में आते हैं तो यह बैक्टीरिया फैलने का कारण बन जाता है। तो इस तरीके से ये बीमारी फैलती है, टाइफाइड। बात करते हैं कि इसमें जो मरीज होता है उसको किस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो हाई फीवर हमको देखने को मिलता है लंबे समय तक, सिर दर्द देखने को मिलता है, शरीर पर लाल दाने हमको नजर आते हैं, या फिर कमजोरी और भूख लगने स्टार्ट हो जाती है। सही उपचार न होने पर यहाँ पर आंतों में हमको अल्सर जो है वो देखने को मिल सकता है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं टाइफाइड के। बात करते हैं कि ट्रीटमेंट एंड इसका जो
प्रिवेंशन होता है वो किस तरीके से किया जाता है, तो रोगी को अलग रखना यहाँ पर देखिए सजेस्ट किया जाता है। रोगी के मल मूत्र को निवास स्थान से दूर रखा जाता है। साफ सफाई पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। खाने पीने की चीज़ों को मक्खियों से बचाकर रखना होता है। टीबी के वैक्सीन की बात करें तो बच्चों को टीएबी का टीका लगाया जाता है। शिशुओं में इस बीमारी से बचने के लिए हमको टीएबी का टीका जो है वो सजेस्ट किया जाता है। ठीक है। मेडिसिन की बात करें तो डॉक्टर द्वारा बताई गई मेडिसिन में एंटीबायोटिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्लोरोमाइसिटिन। ये एंटीबायोटिक जो है वो डॉक्टर द्वारा सजेस्ट की जाती है। तो ये हमने टाइफाइड डिसीज़ को अच्छे से डिस्कस किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगली डिसीज़ आती है हमारी डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया एक संक्रमण है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरियाई नामक बैक्टीरिया के कारण फैलता है। अगर हम बात करें कि बीमारी किस तरीके से फैलती है, तो संक्रमित व्यक्ति की खांसी और छींक के जरिए बीमारी फैलती है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बीमारी फैलती है, या फिर बोल सकते हैं कि जो दूषित वस्तुएं होती है जैसे कि तौलिया, कपड़े, उनके उपयोग से ये बीमारी जो है वो फैलती हैं, स्प्रेड होती हैं। ठीक है, डिप्थीरिया। इसके सिम्टम्स की बात करें तो गले में खराश देखने को मिलती है, सूजन देखने को मिलती है, स्वेलिंग नज़र आती है, सांस लेने और निगलने में परेशानी होती है, तेज बुखार, हाई फीवर देखने को मिलता है। यदि यहाँ पर समय पर इलाज न हो तो हार्ट और ब्रेन को नुकसान हो सकता है इस बीमारी में। बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट एंड वैक्सीन की, तो रोगी को यहाँ पर अलग कमरे में रखा जाता है इस बीमारी के दौरान। इस बीमारी के दौरान एक इंजेक्शन का काफ़ी उपयोग देखने को मिलता है जो कि है एंटीसेरम इंजेक्शन। अगर हम वैक्सीन की बात करें तो डीपीटी वैक्सीन जो है यहाँ पर लगाई जाती है इस बीमारी से बचने के लिए। ये डिप्थेरिया, टिटनेस और कुकर खांसी से बचाती है डीपीटी वैक्सीन। इसका जो टीकाकरण किया जाता है, वैक्सीन किया जाता है, वो बचपन में देखने को मिलता है हमको। 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह की उम्र में डीपीटी का वैक्सीन जो है वो लगाया जाता है। इसमें बूस्टर डोज भी देखने को मिलता है हमको, जो कि 16 से 24 महीने और 5 से 6 साल की उम्र में जनरली बच्चों को लगाया जाता है। तो डीपीटी वैक्सीन जो है ये किससे संबंधित है? ये डिप्थीरिया से संबंधित हैं। बच्चों में लगाई जाती है ये जब बच्चे का बर्थ होता है, तो पहले 1 साल में हमको इसका पहला डोज देखने को मिलता है। सेकेंड डोज जो होता है वो हमको देखने को मिलता है 16 से 24 महीने और 5 से 6 साल की उम्र में बूस्टर डोज जो है वो लगाया जाता है। तो एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछ ले कि डीपीटी वैक्सीन जो है ये किस बीमारी से बचने के लिए लगाई जाती है, तो डिप्थीरिया, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, डी, पी और टी तीनों हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं डिप्थीरिया में, तो उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये डीपीटी वैक्सीन है, डीपीटी वैक्सीन का यूज़ एक और बीमारी में हमको देखने को मिलता है उससे बचने के लिए, जो कि है काली खांसी। इसे इंग्लिश में बोला जाता है वूपिंग कफ। काली खांसी, जिसे वूपिंग कफ भी कहा जाता है, एक बैक्टीरियल संक्रमण होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। एग्जाम में तो ऐसा भी पूछ लेते हैं कि ये बीमारी जो है किस तरीके का इन्फेक्शन है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर वायरल इन्फेक्शन है, तो ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये किस तरीके का इन्फेक्शन है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस नामक बैक्टीरिया के कारण फैलती है ये बीमारी। अगर हम बात करें कि ये किस तरीके से फैलती है, तो खांसी, छींक, इनके जरिए बीमारी फैलती है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बीमारी फैलती है। डर्टी सरफेस को छूने या फिर मुंह, नाक, आंखों को छूने से ये बीमारी फैलती हैं। कौन सी? वूपिंग कफ, काली खांसी। इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसमें हल्का हमको बुखार देखने को मिलता है, माइल्ड फीवर देखने को मिलता है, माइल्ड कफ होता है, रनी नोज हमको देखने को मिलती है, नाक बहना या गले में खराश होना, सोर थ्रोट। अगर हम गंभीर लक्षण की बात करें, ये बीमारी जब 3 सप्ताह या फिर उससे अधिक स्टेज में पहुंच जाती है तो लंबे समय तक चलने वाली खांसी हमको देखने को मिलती है। खांसी के दौरान तेज आवाज़ हमको सुनाई देती है, सांस लेने में परेशानी होना शुरू हो जाती है, उल्टी, थकावट, वजन कम होना शुरू हो जाता है। बात करते हैं इसके उपचार की और वैक्सीन की, तो डीपीटी वैक्सीन जो है इसके लिए सजेस्ट की जाती है। बचपन में डीपीटी वैक्सीन लगाई जाती है। डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस। ये डीपीटी वैक्सीन का फुल फॉर्म होता है। ये वैक्सीन जो होती है 3 बीमारियों के लिए काम करती है, डिप्थीरिया बीमारी के लिए, काली खांसी के लिए और टिटनेस से बचाने के लिए। एक साथ ये वैक्सीन जो है वो काम करती है। बच्चों को इस वैक्सीन के जरिए गंभीर संक्रमणों से बचाया जा सकता है। तो डीपीटी वैक्सीन जो है ये एक तरीके की मल्टीपर्पज़ वैक्सीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली डिसीज डिस्कस करते हैं हम, जो कि है प्लेग। प्लेग, जिसे छुआछूत की बीमारी भी कहा जाता है, कॉन्टीजियस डिसीज भी कहते हैं, जो कि पास्चुरेला पेस्टिस नामक बैक्टीरिया के कारण फैलती हैं। इसे काली मौत, ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है।
आपको शायद ही पता होगा 1896 से लेकर 1907 के बीच में भारत में बॉम्बे में, जो कि अभी मुंबई है, वहां पर प्लेग महामारी ने लाखों लोगों की जान ली थी उस समय में। इसे ब्लैक डेथ, काली मौत के नाम से भी जाना गया क्योंकि इस महामारी ने पूरे भारत में भय फैला दिया था। उसके बाद में कई सफाई अभियान और चूहों के नियंत्रण के बाद में बड़े पैमाने पर इस बीमारी से बचने के लिए कदम उठाए गए थे। तो चलिए अब इससे रिलेटेड थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि प्लेग बीमारी जो है ये पास्चुरेला पेस्टिस नामक बैक्टीरिया होता है, उसके कारण फैलती है। बात करते हैं कि ऐसे फैलती है बीमारी ये, हाउ इट स्प्रेड्स। तो चूहे जो होते हैं और गिलहरियां जो होती है उनमें पाए जाने वाले पिस्सू के काटने से ये बीमारी फैलती है। संक्रमित व्यक्ति की खांसी और छींक से ये बीमारी फैलती है। यहाँ पर हमने पिस्सू की बात करी तो पिस्सू बहुत ही छोटे बिना पंख वाले इंसेक्ट्स होते हैं, कीट होते हैं, जो कि जानवरों और मनुष्यों का खून चूसकर जीवित रहते हैं। ये मुख्य रूप से चूहों, गिलहरियों, इन जानवरों पर पाए जाते हैं। पिस्सू की बहुत ही खास बात होती है कि ये बहुत छोटे होते हैं, लगभग 1-2 मिलीमीटर के होते हैं और इन्हें बिना माइक्रोस्कोप के देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। आमतौर पर इनका रंग जो होता है वो भूरा या फिर काला होता है। पिस्सू जो होते हैं ये अंडे दे सकते हैं और गर्म और गंदगी भरे स्थानों में तेजी से बढ़ते हैं। बेसिकली ये जानवरों के फर जो होते हैं उनमें छिपकर रहते हैं। पिस्सू के काटने से प्लेग जैसी गंभीर बीमारियां फैल सकती हैं। जब ये संक्रमित जानवरों जैसे कि चूहे या फिर गिलहरी का खून चूसते हैं और फिर इंसानों को काटते हैं तो बैक्टीरिया जो होता है वो इंसानों में प्रवेश कर जाता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा कि हम पिस्सू की बात कर रहे हैं तो ये क्या है। बात करते हैं प्लेग के सिम्टम्स की कि अगर किसी को प्लेग हो जाता है तो क्या सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। ठंड लगकर तेज बुखार नजर आता है, शरीर पर गांठें निकलना शुरू हो जाती है, शरीर पर रंग जो होता है वो काला पड़ना शुरू हो जाता है। इसी वजह से इस बीमारी को काली मौत भी कहा जाता है, ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। ट्रीटमेंट की बात करें फ्रेंड्स तो रोगी को सल्फा ड्रग्स और स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक दवा दी जाती है। इसके अलावा चूहों और गिलहरियों के निवास स्थान से दूर रहने का सजेशन दिया जाता है और प्लेग से बचने के लिए प्लेग वैक्सीन लगाई जाती है। पर प्लेग से बचाव के लिए एक प्लेग वैक्सीन जरूर है, लेकिन आजकल आमतौर पर इसका यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि प्लेग के मामले अब बहुत ही कम हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमने प्लेग डिसीज़ को डिस्कस किया। यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि चूहों और गिलहरियों में पाए जाने वाले पिस्सू के काटने से इनमें से कौन सी बीमारी फैलती है। तो कौन सी बीमारी फैलती है? प्लेग फैलता है। ये 3 से 4 बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली डिसीज़ की तरफ चलते हैं हम। ये है हैजा। हैजा को इंग्लिश में बोला जाता है कॉलरा। हैजा एक बैक्टीरियल संक्रमण है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया के कारण फैलता है। ये संक्रमण, ये इन्फेक्शन गंदे पानी, खाद्य पदार्थों और मक्खियों के माध्यम से तेजी से फैलता है। अगर हम बात करें कि किस तरीके से फैलता हुआ नजर आता है तो गंदा पानी पीने से बीमारी फैलती है, साफ सफाई की कमी से बीमारी फैलती है, मक्खियों द्वारा जो फूड होता है उसको दूषित करने से बीमारी फैलती है। इस बीमारी के सिम्टम डिस्कस करें तो वॉमिटिंग, डायरिया, उल्टी, दस्त हमको देखने को मिलती है, पानी की कमी हो जाती है, तेज प्यास लगती है, पेशाब बंद हो जाना हमको देखने को मिलता है। वहीं शरीर में कमजोरी और त्वचा सूख जाती है इस बीमारी के दौरान। ट्रीटमेंट अगर डिस्कस करें इस बीमारी का तो ORS जो है वो सजेस्ट किया जाता है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यहाँ पर डॉक्टर के द्वारा सजेस्ट किया जाता है शरीर में पानी और नमक की कमी को पूरा करने के लिए। इसके अलावा डॉक्टर द्वारा कुछ एंटीबायोटिक्स दी जाती है जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन। इसके अलावा 4 फ्लूइड थेरेपी भी दी जाती हैं। गंभीर मामलों में शरीर में पानी की कमी को तुरंत पूरा करने के लिए 4 फ्लूइड थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसके ट्रीटमेंट है कॉलरा मतलब हैजा बीमारी के। अगर हम इसकी वैक्सीन की बात करें फ्रेंड्स तो वो है ओरल कॉलेरा वैक्सीन। इसमें डूकोरल और शेंचोल जैसे वैक्सीन उन क्षेत्रों में दी जाती है जहां पर हैजा मतलब कॉलरा का खतरा ज़्यादा देखने को मिलता है। इस वैक्सीनेशन से हैजा मतलब कॉलरा के प्रकोप को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। ये वैक्सीन शरीर को हैजा के बैक्टीरिया के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है और बीमारी से बचने में मदद करती हैं। ध्यान रखिएगा, हैजा जो है एक पेट से जुड़ी बीमारी है जो गंदे पानी और खाने से होती है। टीकाकरण से इसे रोकना आसान हो जाता है। नेक्स्ट हम डिसीज की तरफ चलते हैं जो कि है मलेरिया। मलेरिया एक पैरासिटिक डिसीज है जो कि प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। ये एक एनोफेलेस फीमेल मॉस्किटो मादा मच्छर के काटने से फैलता है। मलेरिया कैसे फैलता है तो संक्रमित मच्छर के काटने से बीमारी फैलती है। इन्फेक्टेड मॉस्किटो के काटने से ये मच्छर
प्लाज्मोडियम परजीवी को इंसानों के खून में छोड़ देता है, जिससे मलेरिया का संक्रमण होता है। 1880 में फ्रांसीसी डॉक्टर ए लेवरॉन ने मलेरिया परजीवी की खोज की थी। अगर हम सिम्टम डिस्कस करें मलेरिया के, तो अचानक तेज कपकपी के साथ में ठंड लगना हमको देखने को मिलता है, जिसके तुरंत बाद तेज फीवर, हाई फीवर हमको देखने को मिलता है। जॉइंट पेन नज़र आता है, वॉमिटिंग होती है, एनीमिया देखने को मिलता है, खून की कमी हो जाती है, एंड आरबीसी का तेजी से नष्ट होना शुरू हो जाता है, रेड ब्लड सेल का तेजी से नष्ट होना हमको नजर आता है। यह है सिम्टम्स किसके, मलेरिया के। इसकी वैक्सीन की बात करें, एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन ये, मलेरिया की वैक्सीन का नाम क्या है? RTS-AS01। ये मलेरिया से बचाने वाली पहली वैक्सीन है। 2021 में WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे मंजूरी दी थी, यानी इसे उपयोग के लिए सुरक्षित माना था। RTS-AS01, ध्यान रखिएगा, इसे मॉस्क्यूरिक्स वैक्सीन भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगली डिसीज लेते हैं जो कि है फाइलेरिया। फाइलेरिया, जिसे हाथी पांव भी कहा जाता है, एक पैरासिटिक डिसीज है। ये बीमारी जो है एक परजीवी के कारण फैलती है, जिसका नाम है वुचेरिया बैंक्रोफ्टाई। बात करते हैं कि फाइलेरिया बीमारी कैसे फैलती है, तो ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलती है। मच्छर जब संक्रमित व्यक्ति का खून चूसता है तो वो परजीवी को स्वस्थ व्यक्ति में ट्रांसफर कर देता है। ये लिम्फेटिक सिस्टम को इफेक्ट करता है हमारे शरीर के। अगर हम सिम्टम डिस्कस करें, तो इस बीमारी के दौरान शरीर के अंगों में हमको सूजन दिखाई देती हैं, स्वेलिंग दिखाई देती हैं, विशेष रूप से हाथ और पैर पर। तेज बुखार दिखाई देता है, हाई फीवर, रोगी को बार बार तेज बुखार आता है, लसिका ग्रंथि में दर्द शुरू हो जाता है, लिम्फ नोड्स में हमको पेन नज़र आता है, अंगों का आकार जो है वो बढ़ जाता है, जिससे बीमारी जो है हाथी पांव के नाम से जानी जाती है। इसके ट्रीटमेंट की बात करें, तो इस बीमारी के दौरान हमको मुख्यतः दवा देखने को जो मिलती है वो है डाईएथाइल कार्बामाइजिन और आइवरमेक्टिन। ये दोनों दवा जो है परजीवी जो है उसको नष्ट करने में मदद करती हैं। इसके अलावा फाइलेरिया बीमारी से बचने के लिए, मच्छरों के काटने से बचाव के लिए जागरूकता की जाती है एंड साफ पानी का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। फाइलेरिया बीमारी एक धीमे संक्रमण इन्फेक्शन वाली बीमारी है, इसलिए इसकी रोकथाम के लिए मच्छरों पर नियंत्रण और स्वच्छता का ध्यान बहुत जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं, अगली डिसीज आती है हमारी गलसुआ रोग, जिसे मम्स के नाम से जाना जाता है। गलसुआ किस तरीके का संक्रमण है? वायरल संक्रमण है, वायरल इन्फेक्शन। अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे थे बैक्टीरियल इन्फेक्शन। यहाँ पर जो गलसुआ रोग होता है, मम्स रोग होता है, ये एक वायरल इन्फेक्शन है। सीधे सीधे एग्जाम में पूछते हैं क्वेश्चन ये। मम्स वायरस के कारण ये बीमारी फैलती है। ये मुख्य रूप से जो स्लेवरी ग्लैंड से हमारी लार ग्रंथियाँ उसको प्रभावित करती हैं। विशेष रूप से पेरोटिक ग्लैंड्स को ये प्रभावित करती है, उसमें सूजन हो जाती है मम्स के दौरान। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात करते हैं कि ये कैसे फैलता है, तो संक्रमित व्यक्ति की लार के संपर्क में आने से फैलता है, संक्रमित व्यक्ति की छींक या फिर खांसी के जरिए फैलता है, दूषित वस्तुओं जैसे कि ग्लास, तौलिया या फिर बर्तन का उपयोग करने से ये बीमारी फैलती है। अगर किसी को मम्स हो रखा है और आप अगर उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं तो ये बीमारी फैल जाती है। सिम्टम्स की बात करें तो गले और कान के पास में सूजन हमको दिखाई देती है और ये पेरोटिक ग्लैंड की सूजन के कारण होता है। हाई फीवर होता है इसके दौरान, हेडेक होता है, सिरदर्द होता है, खाने को चबाने और निगलने में काफ़ी परेशानी होती है एंड वीकनेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सिम्टम्स है इस बीमारी के। ट्रीटमेंट की बात करें तो सूजन कम करने के लिए नमक वाले पानी से सिकाई करने की सलाह दी जाती है। डॉक्टर की सलाह से टेरामाइसिन इंजेक्शन दिया जाता है एंड रोगी को आराम करने और लिक्विड फूड लेने की सलाह दी जाती है। तो ये इसके बेसिक ट्रीटमेंट्स हैं। अगर हम वैक्सीन की बात करें तो MMR वैक्सीन दी जाती है। ये टीका गलसुआ मतलब मम्स, खसरा और रूबेला से बचाव के लिए दिया जाता है। बच्चों को दिया जाता है ये टीका। बच्चों को नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत ये वैक्सीन दी जाती है, MMR वैक्सीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं क्वेश्चन ये कि MMR वैक्सीन किससे संबंधित है, तो गलसुआ मम्स रोग से संबंधित है। MMR का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पर पहले M का मतलब होता है मीजल्स, दूसरे M का मतलब होता है मम्स एंड R का मतलब होता है रूबेला। तो मम्स से बचाव के लिए बच्चों को नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत MMR वैक्सीन दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिसीज आती है हमारी खसरा, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है मीजल्स। अभी हमने डिस्कस किया था ना, जो MMR वैक्सीन इस बीमारी से बचने के लिए वही वैक्सीन जो है उपयोग की जाती है। खसरा की बात करें, मीजल्स की बात करें तो ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि पोलिनोसा मार्बिलोरम नाम के एक वायरस के कारण फैलती है। ये बीमारी मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करती है
और एक वायुवाहित रोग इसे कहा जाता है। कैसे फैलती है बीमारी? तो संक्रमित व्यक्ति की छींक और खांसी से बीमारी फैलती है। यह हवा में फैलने वाले वायरस के जरिए आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। खसरा, ठीक है। सिम्टम्स की बात करें तो शरीर में छोटे छोटे लाल दाने हमको दिखाई देते हैं, गले और नाक में सूजन हो जाती हैं, बुखार और कमजोरी देखने को मिलती है, नाक बहना और आंखों में जलन होने लग जाती है। इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका वैक्सीनेशन होता है, टीकाकरण होता है। बच्चों को खसरे का टीका दिया जाता है MMR वैक्सीन के नाम से। खसरा बेसिकली एक संक्रामक रोग है, लेकिन समय पर टीकाकरण और स्वच्छता से इसे रोका जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिसीज डिस्कस करते हैं हम, जो कि है पोलियो। पोलियो एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि पोलियो वायरस के कारण फैलता है। ये मुख्य रूप से कफ, मलमूत्र और दूषित पानी के जरिए फैलता है। ये वायरस बच्चों की मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली नसों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे वे विकलांग मतलब पैरालाइज्ड हो सकते हैं। बात करें पोलियो की कि कैसे ये फैलता है, कैसे स्प्रेड होता है, तो दूषित जल और खाद्य पदार्थों के जरिए ये वायरस फैलता है। मक्खियों और वायु के माध्यम से, एयर के माध्यम से भी ये वायरस फैलता है, या फिर संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ये बीमारी फैलती है। इसके सिम्टम डिस्कस करें तो फीवर देखने को मिलता है, हेडेक होता है, मांसपेशियों का सिकुड़ना नजर आता है। गंभीर मामले में बच्चे विकलांग हो सकते हैं और थकावट भी महसूस होती है। इस बीमारी के ट्रीटमेंट की बात करें तो पोलियो का कोई भी इलाज नहीं है, लेकिन लक्षणों को मैनेज किया जा सकता है। इसके सावधानी बरती जा सकती है कि बच्चों को गंदे स्थानों पर खेलने से बचाया जाए, नियमित पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाए। ये इसके कुछ ट्रीटमेंट है जो कि फॉलो करने होते हैं। वैक्सीनेशन होता है इसका पोलियो से रिलेटेड, OPV वैक्सीन बोलते हैं उसको, ओरल पोलियो वैक्सीन। डॉक्टर अल्बर्ट रॉबिन ने 1961 में इसे विकसित किया था। यह वैक्सीन मुंह के जरिए मतलब ओरल फॉर्म में दी जाती है। इसके अलावा IPV वैक्सीनेशन भी होता है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। डॉक्टर जोनास साल्क ने 1952 में इसे विकसित किया था। यह वैक्सीन इंजेक्शन के द्वारा दी जाती हैं। इसमें मारे गए मतलब इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस का उपयोग किया जाता है वैक्सीनेशन के दौरान। तो ये दो वैक्सीन हमने डिस्कस करी पोलियो से संबंधित, एक OPV ओरल पोलियो वैक्सीन और दूसरा है IPV इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली डिसीज डिस्कस करते हैं जो कि है रेबीज। रेबीज भी एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरल संक्रमण है जो कि संक्रमित जानवर जैसे कि पागल कुत्ते या फिर बिल्ली के काटने या फिर खरोच से फैलता है। ये बीमारी मुख्य रूप से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर देती है और इसके कारण गंभीर स्थिति में मृत्यु का कारण भी बन सकती है। बात करें कि रेबीज जो होता है वो कैसे फैलता है, कैसे स्प्रेड होता है, तो संक्रमित जानवर के काटने से, इन्फेक्टेड एनिमल्स के काटने से ये फैलता है, जैसे कि पागल कुत्ते या फिर बिल्ली या फिर जंगली जानवर के काटने से। संक्रमित जानवर के लार मतलब सलाइवा के संपर्क में आने से ये बीमारी फैलती है। इसके सिम्टम डिस्कस करें तो फीवर हमको देखने को मिलता है, चिड़चिड़ापन हमको नज़र आता है, घाव के आसपास दर्द और जलन होना स्टार्ट हो जाती है। एडवांस सिम्टम की बात करें तो मांसपेशियों में ऐंठन होने लग जाती है, पानी और हवा से डर लगना शुरू हो जाता है, बोलने और निगलने में कठिनाई महसूस होती है, मानसिक तौर पर भ्रम होना शुरू हो जाता है और आक्रामक आप गुस्सेला व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। तो यह रेबीज के लक्षण है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो एक दवा होती है जो शुरुआती तौर पर दी जाती है, इसका नाम है रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन। ये दवा जिसे शरीर में तुरंत एंटीबॉडी प्रदान करने के लिए दिया जाता है। इसका इस्तेमाल तब होता है जब व्यक्ति को संक्रमित जानवर काट ले और उसके शरीर में तुरंत सुरक्षा की आवश्यकता हो। सबसे पहले यही दवा दी जाती है रेबीज के दौरान। रेबीज वायरस को फैलने से रोकती है दवा, लेकिन लंबे समय तक सुरक्षा के लिए वैक्सीन की जरूरत होती है। इसके बाद में अगला ट्रीटमेंट अगर हम बात करें तो रेबीज वैक्सीन दी जाती है। ये वैक्सीन जो होती है व्यक्ति के शरीर को खुद एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करती है। वैक्सीन को संक्रमण के बाद और इम्यूनोग्लोबुलिन के साथ दिया जाता है। रेबीज वैक्सीन की बात कर रहे हैं तो इसकी खोज किसने करी थी? लुई पाश्चर ने इसकी खोज करी थी। लुई पाश्चर और एमिल रॉक्स के द्वारा इसकी खोज की गई थी 1885 में। तो ये हमने रेबीज डिसीज को अच्छे से डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं, अगली डिसीज डिस्कस करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है काफ़ी, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस की बात करें तो एक लीवर संबंधित बीमारी है, लीवर डिसीज है ये, जो कि हेपेटाइटिस वायरस के संक्रमण के कारण होती है। इस बीमारी में लीवर सही तरीके से काम नहीं कर पाता है, जिससे खून में बाइल जो होता है, पित्त, उसकी मात्रा बढ़ जाती है और आमतौर पर पीलिया मतलब जॉइंडिस के नाम से भी ये जाना जाता है हेपेटाइटिस। बात करते हैं कि ये कैसे फैलता है, तो हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस B दो तरीके से ये स्प्रेड होता है। हेपेटाइटिस A की बात करें तो
दूषित पानी या भोजन के माध्यम से फैलता है। और दूसरा हेपेटाइटिस बी जो है ये संक्रमित व्यक्ति के खून या फिर शरीर के जो तरल पदार्थ होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं, उसके जरिए ये फैलता है। इसके अलावा जो असुरक्षित सुई होती है, नीडल्स होती है, या फिर रक्त संक्रमण होता है, उसके जरिए ये हेपेटाइटिस बी फैलता है। अगर हम इसके लक्षण डिस्कस करें, सिम्टम डिस्कस करें इस बीमारी के, तो हमको देखने को मिलते हैं त्वचा और आंखों का पीलापन, पेशाब का पीला होना, पेट दर्द और उल्टी होना, कमजोरी और भूख की कमी होना, हल्का हल्का बुखार दिखाई देना एंड थकावट महसूस होना, ये इसके सिम्टम होते हैं। बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो इस बीमारी के दौरान रेस्ट करने की सलाह दी जाती है पूरी तरीके से। दवाई की बात करें तो लीवर में गामा ग्लोबुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। खाने में बात करें तो दही, गन्ने का रस, बिना तेल की हरी सब्जियां, ये सब खाने की सलाह दी जाती हैं। एंड जो लीकर होता है, शराब होता है या फिर जंक फूड, उससे दूर रहने की आपको सलाह दी जाती है। बात करते हैं इसके टाइप की, तो 2 तरीके का होता है हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी। तो इसको भी थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। हेपेटाइटिस ए की बात करें तो ये लीवर को प्रभावित करने वाली वायरल बीमारी है। हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण ये फैलती है। अगर हम इसके वैक्सीन की बात करें तो हैवरिक्स नाम की एक वैक्सीन है जो हेपेटाइटिस ए से बचाव के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा वाक्टा भी एक प्रकार की वैक्सीन है जो कि हेपेटाइटिस ए से बचाव के लिए यूज़ की जाती हैं। ये जो वैक्सीन होती है शरीर को वायरल से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाने में मदद करती हैं। हेपेटाइटिस बी की बात करें तो ये भी लीवर को प्रभावित करने वाली एक गंभीर वायरल बीमारी है। हेपेटाइटिस बी वायरस HBV के कारण ये फैलती है। संक्रमित व्यक्ति के खून, ब्लड या फिर शरीर के जो तरल पदार्थ होते हैं उससे ये बीमारी फैलती है। इसकी वैक्सीन बात करें तो वो है रिकॉम्बिवैक्स HB। यह हेपेटाइटिस बी से बचाने के लिए दी जाती है। इसके अलावा एंजरिक्स बी हेपेटाइटिस बी के लिए एक और वैक्सीन है जो वायरल के खिलाफ सुरक्षा हमको प्रदान करती है। तो ये हमने हेपेटाइटिस बीमारी को अच्छे से डिस्कस किया। एग्जाम में तो सीधे पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी बीमारी लीवर को प्रभावित करती है, और 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से एक हेपेटाइटिस होगा। तो सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, कभी कभी वैक्सीन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं, अगली डिसीज डिस्कस करते हैं जो कि बिल्कुल अभी बोल सकते हैं कि लेटेस्ट है, कोविड-19। कोविड-19 एक वायरल डिसीज है। एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकते हैं कि कोविड-19 बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि वायरल डिसीज है, किस तरीके की डिसीज है। तो ये वायरल डिसीज है जो कि SARS-CoV-2 वायरस, जिसका फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 के कारण फैलती है। ये बीमारी सबसे पहले चीन के वुहान शहर में 2019 में पाई गई। इसे 2019 नोवल कोरोना वायरस भी कहा गया। WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे कोविड-19 नाम दिया गया। बात करते हैं कि यह कैसे फैलता है, तो इन्फेक्टेड व्यक्ति के खांसने और छींकने से बीमारी फैलती है। इसके अलावा कंटेनमेंट सरफेस को छूने के बाद आंख या फिर नाक या फिर मुंह को छूने से बीमारी स्प्रेड होती है। अगर हम इसके सिम्टम डिस्कस करें तो कॉमन सिम्टम इसके ये होते हैं: बुखार, सूखी खांसी, थकान महसूस होना, गले में खराश होना, सर दर्द होना। इसके अलावा स्वाद या फिर गंध का चले जाना, टेस्ट और स्मेल चले जाना। सीवियर सिम्टम की बात करें तो सांस लेने में कठिनाई होना, सीने में दर्द होना, बोलने और चलने में कठिनाई होना। तो ये इसके सिम्टम है। बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, तो घर पर आराम और पौष्टिक आहार करने की सलाह दी जाती है। गंभीर लक्षण के दौरान ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। ICU में एडमिशन और डॉक्टर की निगरानी में यहाँ पर ट्रीटमेंट हमको देखने को मिलता है। वैक्सीनेशन देखें हम कोविड-19 का, तो कोविड-19 से बचाव के लिए कई वैक्सीन उपलब्ध हैं, जैसे कि कोवैक्सीन भारत में विकसित की गई, कोविशील्ड भारत और UK के सहयोग से विकसित की गई। इसके अलावा फाइजर और मॉडर्ना mRNA आधारित वैक्सीन भी हमको देखने को मिलती है। तो ये कोविड-19 डिसीज़ को हमने डिस्कस किया। आगे बात करते हैं अब अल्जाइमर रोग की, अल्जाइमर डिसीज़ की। अल्जाइमर रोग एक न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ है जो कि ब्रेन की कार्यप्रणाली को धीरे धीरे प्रभावित करती है। ये बीमारी मेमोरी मतलब स्मृति और सोचने की क्षमता को कमज़ोर कर देती हैं। बात करते हैं कि ये कैसे होता है, तो इस बीमारी के लिए फ्लाक्स जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। हमको समझना पड़ेगा कि फ्लाक्स क्या होता है। एमिलाइड फ्लाक्स वो चिपचिपा प्रोटीन के ग्रुप होते हैं जो मस्तिष्क की सेल्स मतलब बोल सकते हैं कि कोशिकाओं के बीच जमा हो जाते हैं। जब एमिलाइड प्रोटीन अनियमित तरीके से मस्तिष्क में इकट्ठा होने लग जाते हैं तो ये कोशिकाओं के बीच में फ्लाक्स बनाने लग जाते हैं। इन फ्लाक्स की वजह से जो न्यूरॉन्स होते हैं, ब्रेन सेल्स होती है, उनको ज़रूरी पोषण और ऑक्सीजन नहीं मिल पाती हैं और धीरे धीरे ये न्यूरॉन्स को खराब कर देते हैं। कौन? फ्लाक्स। अब मस्तिष्क के अंदर न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और क्या काम करते हैं? सिग्नल्स को भेजने का काम करते हैं। जब न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शन टूटने लगते हैं तो मस्तिष्क के संदेश जो है वो बाधित हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं,
न्यूरॉन्स के कनेक्शन टूटने और फ्लाक्स की उपस्थिति के कारण मस्तिष्क धीरे धीरे श्रिंक होने लग जाता है और मस्तिष्क की यह स्थिति जो होती है वो याददाश्त और निर्णय लेने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। तो यहाँ पर हमको कॉज समझ में आ गया कैसे फैलती हैं। मस्तिष्क में फ्लाक्स के जमा होने से न्यूरॉन सेल जो होती है वो खराब हो जाती है। इस बीमारी के सिम्टम्स डिस्कस करें तो याददाश्त का कमज़ोर होना, निर्णय लेने में समस्या होना, भ्रम होना, कन्फ्यूजन होना और बिहेवियर चेंज होना, ये हमको सिम्टम इसके दिखाई देते हैं। गुस्सा होना, चिड़चिड़ापन, ये सब हमको नज़र आता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो इस बीमारी का कोई स्थायी इलाज नहीं होता है। दवाइयों और काउंसलिंग से लक्षणों को कंट्रोल किया जा सकता है। मस्तिष्क के व्यायाम, ब्रेन एक्टिविटी के जरिए इस बीमारी को ठीक किया जाता है, इसको ट्रीट किया जाता है। तो ये हमने अल्जाइमर रोग को डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं डेंगू की। डेंगू भी एक प्रकार की वायरल डिसीज़ है, वायरल रोग है, जो कि मादा एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। ये मच्छर दिन के समय पर ज़्यादा सक्रिय होता है। इस बीमारी को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। अगर हम इसके सिम्टम देखें तो हाई फीवर देखने को मिलता है, बॉडी एंड जॉइंट पेन होता है, स्किन रैशेज हमको देखने को मिलते हैं, त्वचा पर लाल चकत्ते नजर आते हैं एंड थकावट महसूस होती है। ट्रीटमेंट की बात करें इस बीमारी की तो बुखार और दर्द का इलाज किया जाता है। डॉक्टर की सलाह से पैरासीटामोल दवा का उपयोग किया जाता है। शरीर में पानी की कमी ना हो इसके लिए ORS घोल या फिर तरल पदार्थ जो है वो दिए जाते हैं। इस बीमारी का कोई विशेष इलाज जो होता है वो उपलब्ध नहीं है। डेंगू का मच्छर जो होता है वो साफ पानी में पनपता है, तो इसीलिए घर के और आसपास पानी जमा होने से बचाव करने के लिए इसमें सलाह दी जाती है। तो ये हमने डेंगू डिसीज़ को डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं चिकन पॉक्स की। चिकन पॉक्स को हिंदी में कहा जाता है चेचक। चिकन पॉक्स एक वायरल डिसीज़ है जो कि वरिसेला जोस्टर वायरस के कारण फैलती है। ये बीमारी मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करती है। बात करते हैं कि कैसे स्प्रेड होती है, तो इन्फेक्टेड पर्सन की खांसी और छींक से फैलती है या फिर फफोलों के संपर्क में आने से भी बीमारी फैलती है। सिम्टम की बात करें तो बुखार और सिर दर्द देखने को मिलता है, खुजली वाले चकत्ते नजर आते हैं, त्वचा पर लाल रंग के चकत्ते हो जाते हैं, पानी से भरे फफोले दिखाई देते हैं, कमजोरी और भूख न लगना इसके लक्षण हमको दिखाई देते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो खुजली को रोकने के लिए एंटीहिस्टामिन दवाएं दी जाती हैं, बुखार को कंट्रोल करने के लिए पैरासीटामोल दी जाती हैं और रोगी को सलाह दी जाती है कि वह फफोलों को न खरोचे ताकि संक्रमण न फैले। चेचक बीमारी से संबंधित जो वैक्सीन का नाम है वो है वरिसेला। इसकी 2 खुराक दी जाती है। पहली खुराक जो होती है बच्चों को फर्स्ट डोज जो होता है वो 12 से 15 महीने की उम्र में दी जाता है। दूसरा खुराक जो होता है वो 4 से 6 साल की उम्र में दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, चिकन पॉक्स चेचक की जो वैक्सीन का नाम है वो क्या है, वरिसेला है। आगे बढ़ते हैं, अगली डिसीज डिस्कस करते हैं जो कि है पायरिया। पायरिया मसूड़ों का एक गंभीर रोग है जो कि एंट अमीबा जिजीवेलिस नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये जो समस्या होती है अक्सर दांतों और मसूड़ों की सही सफाई न होने के कारण होती हैं। इसके सिम्टम की बात करें तो मसूड़ों से पस निकलना, दांतों की जड़ों में घाव होना, मसूड़ों से रक्त निकलना, ब्लीडिंग होना और मुंह से दुर्गंध आना, बैड ब्रीथ हमको इसके लक्षण दिखाई देते हैं। कभी कभी तो इस बीमारी के दौरान दांत जो होते हैं, टीथ जो होते हैं वो लूज होकर गिरना शुरू कर देते हैं। अगर हम इस बीमारी के ट्रीटमेंट की बात करें तो भोजन में विटामिन सी की मात्रा बढ़ाने की सलाह दी जाती है। नींबू, संतरा, आंवला खाने की सलाह दी जाती है। हरी सब्जियां, गन्ना और फल खाने की सलाह दी जाती हैं जो कि दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। मेडिसिन की बात करें तो संक्रमण के लिए पेनिसिलिन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगली डिसीज जो कि है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डी से संबंधित रोग है जिसमें हड्डियां कमजोर और भुरभुरी हो जाती हैं। एग्जाम में तो सीधे पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी बीमारी हड्डी से संबंधित एक बीमारी है, और ऑप्शन में आपको दे देंगे ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, तो हड्डी से संबंधित रोग है। इस बीमारी में हड्डियों की बोन की डेंसिटी में कमी हो जाती है जिससे कि हड्डियां आसानी से टूट सकती हैं। इस बीमारी के कारण को डिस्कस करें तो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से बीमारी होती है। हड्डियों की मजबूती के लिए इन पोषक तत्वों की कमी होना मुख्य कारण माना जाता है। इसके अलावा हार्मोनल असंतुलन, हार्मोनल चेंजेस भी हमको इस बीमारी का कारण देखने को मिलता है। विशेषकर महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस के कारण हमको ये बीमारी देखने को मिलती है। बढ़ती उम्र भी इसका कारण होती है। जेनेटिक्स भी हमको कारण देखने को मिलता है और कई फिजिकल ऐसी एक्टिविटी है जैसे कि धूम्रपान, शराब का अधिक सेवन करना इस बीमारी का कारण बनती है। इसके सिम्टम डिस्कस करें तो हड्डियों का जल्दी टूटना, बैक पेन होना, रीढ़ की हड्डी कमजोर होने से शरीर झुक जाना और लंबाई कम होना, रीढ़ की हड्डी की संरचना में बदलाव हमको दिखाई देता है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट क्या होता है, कैल्शियम और विटामिन डी की मात्रा बढ़ाने की सलाह दी जाती है। आहार में दूध, दही, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, सनलाइट्स लेने की सलाह दी जाती है। मेडिसिन के तौर पर
बिस्फोस्फोनेट्स नामक दवा जो है डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। इसके अलावा हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए वजन उठाने वाले और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज भी करने के लिए सलाह दी जाती हैं। धूम्रपान और शराब से बचने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट हम डिसीज डिस्कस करते हैं अब बेरीबेरी। बेरीबेरी एक बोल सकते हैं कि पोषण संबंधी रोग है जो कि विटामिन B1 थायमिन की कमी के कारण होता है। यह रोग शरीर के तंत्रिका तंत्र होता है और हृदय तंत्र होता है उसको प्रभावित करता है। बात करते हैं कि यह बीमारी कैसे फैलती है, तो विटामिन B की कमी से फैलती है। इसके अलावा पोषण की कमी से बीमारी होती है। अत्यधिक शराब के सेवन करने से बीमारी होती है। अगर हम इसके सिम्टम डिस्कस करें तो बेसिकली इस बीमारी के दो टाइप होते हैं, एक होता है ड्राई बेरीबेरी और दूसरा होता है वेट बेरीबेरी, सूखी बेरीबेरी और गीली बेरीबेरी। तो सूखी बेरीबेरी के दौरान मांसपेशियों में कमजोरी होती है, लकवा पैरालिसिस हमको देखने को मिलता है, जो तंत्रिका तंत्र होता है उससे संबंधित समस्याएं जो होती है वो हमको दिखाई देती हैं, झुंझुनी होना, सुन्नता होना, ये सभी। बात करते हैं गीली बेरीबेरी की, वेट बेरीबेरी की, तो इस समस्या में हृदय तंत्र जो होता है उसकी समस्या हमको दिखाई देती हैं, पैरों और हाथों में सूजन होती है, रक्त प्रवाह की कमी, हार्ट फेल की समस्या हमको दिखाई देती है। इस बीमारी के ट्रीटमेंट की बात करें तो थायमिन सप्लीमेंट्स दिया जाता है, ब्लेंच डाइट दी जाती है, संतुलित और पोषक युक्त आहार दिया जाता है, प्रोटीन, कैलोरी, विटामिन और खनिज युक्त भोजन दिया जाता है, मतलब जिसमें ज़्यादा मिनरल्स हो। सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, मल्टीविटामिन दी जाती हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट दिए जाते हैं और हाइड्रेट रहने की सलाह दी जाती है। पानी और ORS का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। इसके बाद अगली डिसीज हम डिस्कस करते हैं जो कि है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू एक वायरल डिसीज है। ये H1N1 वायरस के कारण होती हैं। किसके कारण? H1N1 वायरस के कारण। कैसे फैलती हैं? तो संक्रमित व्यक्ति के खांसने छिंकने से बीमारी फैलती हैं। दूषित सतह को छूने के बाद मुंह या फिर नाक या आंखों को छूने से बीमारी फैलती हैं। इसके सिम्टम डिस्कस करें तो फीवर, कफ, सोर थ्रोट, मसल पेन, थकावट, सिर दर्द, ये सिम्टम हमको दिखाई देते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट डिस्कस करें तो एंटीवायरल दवाएं दी जाती है जैसे कि ओसेल्टामिविर। इस बीमारी के दौरान आराम और हाइड्रेशन रखने की सलाह दी जाती है, अधिक पानी पीने की सलाह दी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट डिसीज आती है हमारी बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू जो होती है ये भी वायरल इन्फेक्शन है जो कि H5N1 वायरस के कारण होती है। बात करते हैं कैसे फैलती है, तो संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने से बीमारी फैलती है। संक्रमित पक्षियों के मल या फिर स्त्राव से ये बीमारी फैलती हैं। सिम्टम डिस्कस करें तो हाई फीवर देखने को मिलता है, कफ, डिफिकल्टी होती है ब्रीथिंग में, गले में दर्द होता है और कमजोरी हमको देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट की बात करें, ओसेल्टामिविर यहाँ पर दवा का उपयोग किया जाता है। गंभीर मामले में ऑक्सीजन थेरेपी भी दी जाती है। संक्रमित पक्षियों से दूरी बनाने की सलाह दी जाती है। इसके बाद हम अगली डिसीज डिस्कस करते हैं जो कि है स्कर्वी। स्कर्वी जो बीमारी है विटामिन C की कमी से होने वाली एक बीमारी है। विटामिन C, इसका देखिए रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C शरीर में कोलेजन का निर्माण करने में मदद करता है जो घावों को भरने और टिश्यू को स्वस्थ बनाए रखने में आवश्यक होता है। स्कर्वी बीमारी के सिम्टम डिस्कस करें तो मसूड़ों से खून आना, सूजन होना, कमजोरी और थकावट होना, चोट लगने पर घाव जो होता है वो धीरे धीरे भरना, स्किन रैशेज होना, हड्डियों और जोड़ों में दर्द होना, ये इसके सिम्टम होते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो विटामिन C युक्त आहार लेने की सलाह दी जाती है। खट्टे फल, संतरा, नींबू, पालक, ब्रोकली, अमरूद, आंवला, ये सब खाने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा डॉक्टर की सलाह से विटामिन C की गोलियां भी दी जाती हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये हमने लगभग 25+ इंपॉर्टेंट डिसीज को डिस्कस किया। हर एक बीमारी के बारे में बेसिक डिटेल, उसके सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट के बारे में हमने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कवर करी है। आई होप आपने ध्यान से देखा होगा वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक टेस्ट लगाते हैं इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेप्रोसी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कुष्ठ रोग जो होता है इसे हैंसेन रोग के नाम से जाना जाता है। टीबी को रोकने के लिए किस वैक्सीन का उपयोग किया जाता है? तो BCG वैक्सीन का उपयोग किया जाता है टीबी के लिए। डिप्थीरिया रोग किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो डिप्थीरिया रोग जो है ये कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है। मलेरिया रोग के लिए WHO द्वारा 2021 में मंजूरी दी गई पहली वैक्सीन कौन सी है? तो RTS-AS01। ए आंसर। टाइफाइड रोग का कारण कौन सा बैक्टीरिया होता है? तो साल्मोनेला टाइफी। हैजा किस बैक्टीरिया के कारण होता है? हैजा होता है वाइब्रियो कोलेरी के द्वारा। पोलियो वैक्सीन के इंजेक्शन रूप IPV को किसने विकसित किया था? तो जोनास साल्क ने इस IPV को विकसित किया था। गलसुआ को रोकने के लिए किस वैक्सीन का उपयोग किया जाता है? तो MMR वैक्सीन का उपयोग किया जाता है मम्स के लिए। रेबिस का पहला टीका किसने विकसित किया था? तो लुई पाश्चर के द्वारा विकसित किया गया था रेबिस का पहला टीका। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, विटामिन C की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन C की कमी से होती है स्कर्वी। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। आई होप आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। और भी क्वेश्चंस मैंने टेस्ट वाले सेक्शन में दे रखे हैं, अच्छे से टेस्ट की प्रैक्टिस करिए।
यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। डिसीज वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। अच्छे से मेहनत करते रहिए, लगे रहिए दोस्तों, 100% आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू।